अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है ईटा टेस्ट 2019 को जो है वो डिस्कस करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि मैं पूरा टेस्ट जो है वो एक ही वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक हो गया। आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और पूरा देखें, ठीक है। अब एक ही वीडियो में सारे MCQs डिस्कस करने का मकसद जस्ट ये है क्योंकि फिर बाद में स्टूडेंट्स को जो है वो मुश्किल पेश आती है वीडियोस के बाकी पार्ट्स ढूंढने में। लिहाजा उस किस्म की परेशानी से बचने के लिए और आप लोगों का टाइम जो है वो सेव करने के लिए मैं सारा टेस्ट इसी वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपने MCQ की तरफ चलते हैं। हमारे पास MCQ नंबर 1 है, ये रहा। द जीनोम ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस इज मेड अप ऑफ। तो यार हमारे पास ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ नंबर 2 में कहता है ग्लूटामीन हाइड्रोब्रोमाइड इज अ कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम। तो यार वो डैफोडिल से जो है वो डिराइव्ड किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 3 में कहता है मेक द करेक्ट मैच। यार हीमोफीलिया हमारे पास ब्लड कैंसर काज नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है ऐसे नोड पीस मेकर्स होते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन सी को देखो, ECG के बारे में उसने लिखा है कि ये ECG का ब्रेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ECG तो हमारे पास हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो है वो मेजर करती है। ऑप्शन डी में उसने अल्फा सेल्स का इंसुलिन के साथ रिलेशन बताया। तो यार अल्फा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट नहीं करते, वो तो बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक हो गया। सो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। MCQ नंबर 4 में कहता है कि सेल्स विच स्किल्स डैट डिस्प्ले द फ्रिजन मोटिव्स ऑन देयर सरफेस आर। तो यार बेसिकली वो हमारे पास जो है वो साइटोटॉक्सिक T सेल्स होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 5 में कहता है काइटन इज अ। तो आप लोगों के पास जो काइटन है इट्स अ पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 6 में कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनटू द क्लस्टर्स इज। तो यार हमारे पास उसको हम लोग जो है वो फोटो सिस्टम्स कहते हैं। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। हमारे पास फोटो सिस्टम 1 होता है, 2 होता है। तो बेसिकली हमारे पास वो क्या है, फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स को हम लोग एक क्लस्टर की फॉर्म में जो है वो अरेंज किया होता है। तो बेसिकली वो फोटो सिस्टम्स ही होता है। MCQ नंबर 7 में कहता है एम्फीबियंस आर द पोलियोथर्मिक देयरफॉर दे यूज टू हाइबरनेट इन। तो हमारे पास जो है वो ये हाइबरनेट हो जाते हैं विंटर्स में। बेसिकली हाइबरनेशन का मतलब क्या है, हाइबरनेशन का देखो हमारे पास कुछ इस तरह के इंसेक्ट या इस तरह के स्पीशीज़ होती हैं जो कि गर्मियों में जो है वो अपीयर होती हैं और सर्दियों में जो है अपने आप को हाइड कर लेती हैं। तो हाइबरनेशन का बेसिकली मतलब वो होता है, ठीक है। और हमारे पास जो एम्फीबियंस होते हैं हमारे पास पोलियोथर्मिक होते हैं और हमारे पास चाहे ये विंटर में जो अपने आप को हाइबरनेट कर देते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 8 में कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट। तो यार आप लोगों के पास जो ऑप्शन ए है कोबाल्ट आयंस, ये हमारे पास जो है वो मैक्रो नहीं है, ये माइक्रो न्यूट्रेंट है, ठीक है। बाकी हमारे पास कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटाशियम हमारे पास ये मैक्रो न्यूट्रेंट ही हैं। MCQ नंबर 9 में कहते हैं कि सादिया वॉर हिज रेन बोट्स डैश हर फीट स्टेड ड्राई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो यार इसमें आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, देयरफॉर हर फीट स्टेड ड्राई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 10 में कहता है अनम आस्क्ड मी डिड यू सी द ड्रामा ऑन द टेलीविजन लास्ट नाइट। तो इसको आप लोगों ने कहता है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। आमना आस्क्ड मी whether I had seen the drama on television the earlier night. Option B is correct. MCQ नंबर 11 में कहते हैं the molecule which contain 2 lone pairs and 2 bond pairs of the electron in the valence shells of the central atoms geometrical shape of the molecule will be. तो यार आप लोगों को जो वेस्पर थ्योरी है अगर उसका टेबल याद है तो आप लोगों ने देखा होगा ट्राइगोनल पैरामीट्रल शेप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हमारे पास 2 लॉन पेयर्स थे और 2 हमारे पास है वो बॉन्ड पेयर्स थे, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 10 में कहते हैं क्वांटम नंबर्स विच डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। तो हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द 3 डायमेंशनल शेप्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 13 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यार बेसिकली हमारे पास ये यहाँ पर जो डिफ्यूजन लॉ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री, तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन है तो आप लोग जस्ट सिंपल इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो यार, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आप लोग फाइंड करो।
और आप लोगों को एक रिलेशन पता हो कि हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। अगर मोलर मास जो है वो ज़्यादा है तो आप लोगों के पास रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। हाँ, अगर मोलर मास रेट ऑफ डिफ्यूजन उस गैस का जो है वो ज़्यादा होगा जिसका मोलर मास कम होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जितने भी ऑप्शन हैं इनके मोलर मासेस कैलकुलेट करने हैं और जिसका सबसे कम होगा तो उसका हमारे पास जो डिफ्यूजन रेट होगा वो सबसे हाई होगा। अब यहाँ पर जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक हो गया, बाकी आसान है, आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है MCQ 14 कहते हैं कि एट हाई एटीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ लेस देन 100 दिस इज़ बिकॉज ऑफ। तो यार हमारे पास जो है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये सारा हो रहा होता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 15 में कहता है सब्सटेंस दैट हैज़ शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है डायमंड, इसका हमारे पास शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। यार अब देखो हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, कुछ एक होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे हमारे पास होते हैं एम्बॉर्फस सॉलिड्स। तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है और उनका हमारे पास शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास डायमंड ही क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, बाकी हमारे पास ये गेमस्टोन कोयल्टा ये हमारे पास एम्बॉर्फस सॉलिड्स हैं और एम्बॉर्फस सॉलिड्स का हमारे पास शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 16 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ द कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। तो यार कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड की जो आप लोगों के पास एग्जांपल है वो कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक फास्ट इनको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को जो है वो 2x पर रख कर या अपने अकॉर्डिंगली स्पीड सेट करके इसको देख सकते हो सो दैट आप लोगों का मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम सेफ हो सके। ठीक हो गया। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को जो है वो समझ नहीं आ रही, वो समझ रहे हैं कि लाइक आप स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप लोग वीडियो को थोड़ी स्पीड को उसकी कम भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अब MCQ नंबर 17 में कहता है न्यूटन सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ। तो यार हमारे पास जो न्यूटन सेकंड होता है, ठीक हो गया, बेसिकली हमारे पास इम्पल्स का यूनिट होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो डायमेंशन होती है हमारे पास जो है वो लीनियर मोमेंटम के इक्वल होती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 18 में कहता है द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज। तो यार सिंपल आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल का जो है वो फार्मूला पता हो, हमारे पास इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। अब देखो चार्ज हमारे पास IT के इक्वल होता है। सिंपल आप लिखोगे IT और D। I आप लोगों के पास करंट है, T आप लोगों के पास जो है वो टाइम है और D आप लोगों के पास जो है वो डिस्टेंस है जिसका यूनिट मीटर है। तो आप लोग सिंपल वैल्यूज़ पुट करके आप लोगों के पास डायमेंशन जो है वो आ सकती है। एग्जैक्ट जो इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन है MCQ नंबर 18 में वो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 19 में कहता है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स। तो यार समटाइम्स इस तरह के MCQs भी आते हैं, आप लोग कोशिश करो कि इस तरह के MCQs और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब देखो इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोग ये करोगे कि आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 या हाफ mv²। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोगों ने जो बाकी वैल्यूज़ होती हैं उनको इग्नोर कर देना होता है, उनको निगलेक्ट करना होता है, यानी कि वो कांस्टेंट होती हैं। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो यार सिंपल अगर देखो वो कहता है कि वेलोसिटी बिकम्स हाफ, तो यार वेलोसिटी हाफ हो रही है तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ होगी, मींस 1/4 हो जाएगी। सो इन MCQ नंबर 19 आप लोगों के पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, नॉट सी, ए इज़ करेक्ट। ठीक है, 1/4। MCQ नंबर 20 में कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच इज। तो यार आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है सेकंड हैंड की वो 0 होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। सो जिसकी वजह से हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है वो 0 हो जाती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, नन ऑफ अबव। MCQ नंबर 21 में कहते हैं परकंजी फाइबर्स आर कनेक्टेड विद द इम्पल्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ। यार इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास जो है वो ये हार्ट में लोकेटेड होते हैं परकंजी फाइबर्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोगों का काम ये बनता है कि आप लोग मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में परकंजी फाइबर्स का फंक्शन बताएं। MCQ नंबर 22 में कहता है अल्वेलाइट रिप्रेजेंट्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ।
तो यार हमारे पास जो अल्वलाई होते हैं ये 70 to 90 मीटर्स जो है वो सरफेस एरिया को जो है वो कवर कर रहे होते हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 23 में कहता है कि सम मेरीन फिशेस पोजेसेस साल्ट्स एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स, तो उनको बेसिकली हम लोग रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। इन MCQ 23 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 24 में कहता है टेटनस इज़ द इन्फेक्शन ऑफ, तो यार टेटनस इज़ बेसिकली द इन्फेक्शन ऑफ द थैलेमस कह रहा हूँ, नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ब्रेन का डिसऑर्डर है, ठीक है। MCQ 25 में कहते हैं डैश रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, तो यार आप लोगों के पास जो हाइपोथैलेमस होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 26 में कहता है अ मैन हैज़ टू फेस द इंटरव्यू बट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट 5 minutes बिफोर द इंटरव्यू ही एक्सपीरियंस द स्वेटिंग, इंक्रीज हार्ट रेट एंड रिस्पायरेशन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रेस्टलेसनेस। देखो कोई भी इस तरह का काम होता है जब हमारा इंटरव्यू हो या हमारी क्लास में प्रेजेंटेशन हो या कोई टेस्ट हो, इवन तो ये आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप लोग ये इंशाल्लाह टेस्ट देने जाओगे तो उस वक्त भी ये सिचुएशन समटाइम्स फेस करने को मिलती है। तो कहते हैं कि ये किस हार्मोन की वजह से हो रहा होता है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है। तो यार आप लोगों के पास जो है वो जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं, उस वक्त ये 2 हार्मोन जो है हमारे पास रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब अगर यहाँ से आपसे वो पूछे कि जब खुशी का समा होता है, लाइक खुशी होती है, तो उस वक्त कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो दूसरे एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हमारे पास वो हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 27 में कहता है तो हाइपोथैलेमस कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यार वो इन्फंडिबुलम से जो है वो कनेक्ट होता है, सिंपल आप लोगों की बुक में ये चीज़ मेंशन है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 28 में कहता है सेकंड मेटाटिक डिवीजन इन ओसाइट इज़ कम्प्लीटेड, तो यार हमारे पास जब सेकंड डिवीजन कंप्लीट होती है किस वक्त होती है, जब हमारे पास जो है वो ओवम जो है वो डिस्चार्ज होता है ओवरी से, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 29 में कहता है डोंट मेक सो मच नॉइस फॉर अ डैश टू स्टडी फॉर द ESL टेस्ट, तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फरा इज़ ट्राइंग, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 30 में कहता है ज़ारा चेंज द फ्लैट टायर, चेंज द पैसिव वाइज, तो इसके पास इसमें आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, द फ्लैट टायर वाज चेंज्ड बाय ज़ारा, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 31 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। अब व्हाट इज स्टेट फंक्शन, ऑब्वियसली आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लोग इसको बुक से लाजमी देखो कि व्हाट इज स्टेट फंक्शंस, और स्टेट फंक्शंस कौन कौन से हैं और वो कौन कौन सी जो है वो क्वांटिटीज़ है जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स ये आता है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्क इज़ नॉट द स्टेट फंक्शन, अदरवाइज और हमारे पास जो एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और हमारे पास जो प्रेशर होता है ये स्टेट फंक्शंस होते हैं, ठीक हो गया, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 32 में कहते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो यार हमारे पास जो थर्ड पीरियड होता है उसमें हमारे पास जो है वो 8 एलिमेंट्स होते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 33 में कहते हैं द नंबर ऑफ द आइसोमर्स फॉर द पेंटेन इज़, तो यार इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास जो पेंटेन होता है, ठीक है, उसमें 3 आइसोमर्स होते हैं, उसके 3 आइसोमर्स होते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, आप लोगों ने क्या करना है, आई थिंक इसका फार्मूला ये है कि टू की पावर n-4 + 1, इस तरह से कुछ फार्मूला है, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है, डिफरेंट बुक्स में ये मेंशन होते हैं, ये ट्रिक्स होती हैं हर जगह पर, ये डिफरेंट होती हैं, आप लोग इसको लाजमी देखो, इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आता है एग्जाम में। MCQ 34 में कहता है कि व्हेन अमोनियम साइनेट, ठीक है, सॉल्ट इज़ डिजॉल्व्ड इन द वाटर द सोल्यूशन विल बी, तो यार जब हम लोग अमोनियम साइनेट सॉल्ट को जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करता है, एक बेसिक सोल्यूशन बनाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 35 में कहता है एंजाइम विच इज़ फाउंड इन सलाइवा एक्सेलरेट्स द कन्वर्जन ऑफ द स्टार्च इनटू शुगर, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो पटाइलिन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास सलाइवा में होता है, और ये हमारे पास क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 36 में कहता है कंसिडर द इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, द यील्ड्स NH4 विल बी मैक्सिमम एट, तो यार ये भी आप लोगों की बुक की सिंपल लाइन है, ठीक है, हमारे पास लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया,
ये आप लोगों ने हॉबल प्रोसेस में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग वहाँ पे जाके इस चीज़ को देख सकते हो। एमसीक्यू नंबर 37 में कहता है द विस्कस ड्रैग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मूविंग विद द स्लो स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू। देखो ऑब्वियसली उसने खुद ही जो है वो स्लो स्पीड का बता दिया है, तो कहता है कि ये किस पर डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली वो स्पीड पर, वेलोसिटी पर ही डिपेंड करेगी। आप लोगों के पास जो विस्कस ड्रैग होता है या ड्रैग फोर्स होती है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 6π/RV, ठीक है। तो मीन्स दैट वो वी पर जो है वो डिपेंड करता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 38 में कहते हैं द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट इज़ शोन बाय। तो हमारे पास जो है वो जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती है हमारे पास, वो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को जो है वो शो करता है, ये फिनोमेना। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 39 में कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड और वो करंट को कैरी कर रहा है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताना है। तो हमारे पास जो है वो जो फोर्स होगी वो हमारे पास जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो एक्ट कर रही होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 40 में कहते थे मोशनल ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन। तो आप लोगों के पास जो मोशनल ईएमएफ होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है और लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। एमसीक्यू नंबर 41 में कहते थे अ प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट वाज क्रॉस टू डवार्फ प्लांट, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ये उसने दिए हुए जीनोटाइप इन द F2 जनरेशन। तो यार इट इज़ अ वेरी सिंपल, आप लोगों के पास इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में ये चार्ट बना हुआ है, बार बार वही चीज़ें बार बार जो है आप लोगों को दे रहे होते हैं जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। आप लोगों के पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.5। एमसीक्यू 42 में कहते हैं द नंबर ऑफ द ह्यूमन स्पाइनल नर्व्स आर। तो हमारे पास नंबर हमारे पास जो है वो 31 पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पर उसने नंबर का पूछा तो हमारे पास जो है वो 62 हम लोग बोलेंगे, ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में नहीं बताएंगे। एमसीक्यू 43 में कहता है कि डिप्लोथेरिया वैक्सीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो बेसिकली हमारे पास ये डिप्लोथेरिया है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द टॉक्साइड वैक्सीन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 44 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर। तो यार इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के पास जो है वो एमसीक्यू 44 में ऑप्शन जो सर्वाइकल होती है हमारे पास 7 ही होती हैं, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स हमारे पास जो है वो आई थिंक ये 3 नहीं होती, 2 होती हैं, ठीक है। ऑडिटरी नर्व्स 8 नहीं होती, ये कितनी होती है ये आप लोग मुझे बताओगे। और क्रेनियम बोन्स का भी आप मुझे बताओगे कि ये कितनी होती हैं, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स हमारे पास 3 नहीं होती, 2 होती हैं। और ऑप्शन सी और डी को आप लोग करेक्ट करके आप कमेंट्स में बताओगे। एमसीक्यू 45 में कहते हैं फाइंड द मिसमैच, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। एमसीक्यू 45 तो आप लोगों के पास अगर आप लोग देखो थायराइड ग्लैंड हमारे पास बिल्कुल ये T3 एंड T4 को जो है वो सक्रीट करता है। पैराथायराइड ग्लैंड हमारे पास इट इज़ नॉट फॉर द कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन को भी हमारे पास थायराइड ग्लैंड ही जो है वो सक्रीट कर रहा होता है। ऑप्शन सी पेंक्रियाज बिल्कुल इंसुलिन सक्रीट करता है और गोनेड में हमारे पास टेस्टिस एंड ओवरीज आती हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। कैल्सिटोनिन को भी हमारे पास थायराइड ग्लैंड ही जो है सक्रीट कर रहा होता है। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे टिक होगा। एमसीक्यू 46 में कहते हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज। तो यार आप लोगों के पास जो है वो जो हैबिचुएशन है इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, ये सिंपल आप लोगों की बुक की लाइन है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 47 में कहते हैं टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द एम्ब्रियो कैन नाउ टेक्निकली डिस्क्राइब एज। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में हम लोग जो है वो एम्ब्रियो को जो है वो फीटस कंसिडर करते हैं या फीटस कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 48 में कहते हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द पीसीएम साइटिवम। तो यार हमारे पास बेसिकली पीसीएम साइटिवम इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप लोगों का ये एमसीक्यू भी क्लियर है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, तो आप लोग ये भी अपने ध्यान में रखो। अब इसमें हमारे पास जो है वो टोटल 7 पेयर्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स के। सो एमसीक्यू 48 में आप लोगों के पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 49 सॉरी शी कैन नॉट कम टू द फोन शी डैश अ बात, ठीक है। तो आप लोगों के पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो है ऑप्शन ए शी इज़ हैविंग अ बात, ठीक है, वो नहा रही है।
एमसीक्यू 50 में कहता है चूज द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग एंगमा। तो हमारे पास जो है वो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, पजल। एमसीक्यू 51 में कहता है कि व्हेन जिंक इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद द कॉपर इलेक्ट्रोड इन द गुल्वानिक एसिड, तो हमारे पास उस वक्त हमारे पास जो है वो जो रिडक्शन होगी वो हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड पर होगी, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड पर जो है वो हमारे पास जो है वो रिडक्शन होगी जब हम लोग जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड को जो है वो कपल्ड करेंगे या कनेक्ट करेंगे विद द कॉपर इलेक्ट्रोड इन द गुल्वानिक सेल। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 52 में कहता है द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय, तो यार वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये जो फ्रॉन गैस होती है जो कि फ्रीजर्स में होती है, ठीक है, इससे जो है वो ये डिस्ट्रॉय होती है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 53 में कहते थे इन द कॉम्प्लेक्स पोटाशियम हेक्सा इन्फ्रारेड, हमारे पास कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द FE इज़, तो हमारे पास इस जो उन्होंने गिवन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, वो है ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। एमसीक्यू 54 में कहता है द कंपाउंड विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन एमसीक्यू नंबर 54 जो आप लोगों के पास मिथाइल आयोडाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। ये सिंपल। उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्रोमीन का होता है, मिथाइल ब्रोमीन, और उसके बाद हमारे पास सबसे कम यहाँ पर होगा मिथाइल क्लोराइड का। अब यहाँ से अगर पूछे कि लोएस्ट किसका होता है तो लोएस्ट हम लोग बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड का, लेकिन अब उसने हाईएस्ट का पूछे तो हम लोग बोलेंगे कि मिथाइल आयोडाइड, इसका हमारे पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 55 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिशनल पॉलीमर, तो इस पर आप लोगों के पास जो है वो जो एडिशनल पॉलीमर है वो है PVC और पॉलीथीन, हमारे पास ये दोनों एडिशनल पॉलीमर है। नाइलॉन हमारे पास ये कंडेंसेशनल पॉलीमर है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 56 में कहता है फोटोकेमिकल स्मोक इज़ पार्शली कास्ड बाय, तो यार हमारे पास जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है इट इज़ पार्शली कास्ड बाय द NO2, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 57 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया, यार आप लोगों के पास जो है वो जो स्ट्रेन होता है इट इज़ नॉट द फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन स्ट्रेस, यंग मॉडुलस और प्रेशर इनकी ये डेफिनेशन सेम है, यूनिट हम लोग कह सकते हैं कि सेम है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। स्ट्रेन डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल इज दैट। एमसीक्यू 58 में कहते हैं कि इन केस ऑफ द जर्मेनियम द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बैरियर डेवलप अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज़, तो यार उस वक्त आप लोगों के पास जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.3 वोल्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोग मुझे बताओ कि 0.7 वोल्ट किसका होता है, कमेंट्स में बताएं। एमसीक्यू 59 में कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप्स मेक द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ, तो जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी इट मेक्स द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 60 में कहते हैं द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन सच अ वे दैट इट मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू द रेंज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज, तो यार इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों ने चाहे यहाँ पर 10/76 को सिलेक्ट करना था, ठीक है। 76 एंगल पर हमारे पास रेंज और हाइट इक्वल हो जाती है, ये आप लोगों की एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी था। तो स्टूडेंट्स में खुद मैंने 2019 का टेस्ट दिया था ना, तो मैं ये एमसीक्यू गलत करके आया था, ठीक है। उस वक्त असल में इतना प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, बंदे को समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। मैं 45 लगा कर आया था, हालांकि इसमें ऑप्शन डी आता था, नन आता था। तो आप लोगों ने चाहे वो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, वहाँ पर हाजिर दिमागी के साथ इन चीज़ों को देखना होता है। और अब देख सकते हो ये एमसीक्यूज़ बहुत आसान हैं, ठीक है, इसमें किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं है, लेकिन होते हैं कुछ फैक्टर्स, लाजमी नहीं है कि जिस बंदे ने स्टडी ने की हो वही जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, और भी बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एमसीक्यू नंबर 61 में कहते हैं परसेंटेज ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज़, देखो हमारे पास फ्रेश वाटर हमारे पास जो अर्थ पर है वो 3% है, सिर्फ 3% है। लेकिन अगर देखो यहाँ पर वो कहता कि हमारे पास अब ये जो 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है, इस 3% में से हमारे पास जो 2% वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, और सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जो कि सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग है। अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन कर सकता है कि कितने % वाटर हमारे पास है वो सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग है,
तो हम लोग बोलेंगे कि 1%। लेकिन अब देखो उसने टोटल पूछा कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, तो वो 3% है। ये आप लोग अगर आप लोग केमिस्ट्री कह रहा हूँ, आई थिंक ये बायोलॉजी के इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उसमें लिखा हुआ है, मैनेज इन्वायरमेंट में या केमिस्ट्री में से, लेकिन ये लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में क्लियर कट ये चीज़ मैंशन है। MCQ 62 में कहते हैं रिकम्बिनेंट कंटेन्स द DNA फ्रॉम। तो यार हमारे पास जो रिकम्बिनेंट DNA होता है, ठीक है, ये हमारे पास बना होता है फ्रॉम द DNA ऑफ 2 डिफरेंट सोर्सेज। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 63 में कहते था इनर सर्फेस ऑफ द किडनीज हैज़ अ डीप नोच। तो उसको हम लोग जो है वो हाइलस कहते हैं, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ अराइज हो रही होती है। आप लोग अगर किडनी की डायग्राम देखो तो आप लोगों को इसलिए ये समझ आ जाएगा। MCQ 64 में कहते हैं डैश इज कंसिडर्ड एज द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आई थिंक इससे मुश्किल MCQ इस टेस्ट में नहीं था, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो न्यूरॉन होता है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 65 में कहते हैं द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द। तो हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज होता है इट replicates only inside the bacterial cell. Option B is correct. MCQ 66 में कहते हैं डैश इज स्टोर्ड इन द एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल में हमारे पास जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं वो इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि प्लांट्स में जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं। MCQ 67 में कहता है अ बैक्टीरियम विच हैज़ अ ग्रुप ऑफ द 2 or more flagella inserted at one pole of the cell। तो यार जो रिसेंटली मैं KMG-CAT स्टूडेंट्स के लिए जो है वो टेस्ट अरेंज कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, कि इसको याद कैसे करना है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग दोबारा उन चीज़ों को जो है वो रिवाइज़ करें। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो वो भी देख सकते हैं, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट अरेंज किए थे वो भी काफ़ी हेल्पफुल ही होंगे आप लोग, क्योंकि वो भी FSC KP टेक्स्ट बुक से थे, तो आप लोग जो है वो उनको भी देख सकते हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास MCQ नंबर 67 जो आप लोगों के पास लिपोट्रिकियस होता है, उसमें हमारे पास जो है वो ग्रुप ऑफ 2 or more flagella inserted at the one pole of the cells, ठीक है, सिर्फ एक पोल पे होते हैं। एल शेप मैंने आपसे कहा बनाई होती है, उनको हम लोग लिपो ट्रिकियस जो है वो कह रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ 68 में कहते हैं द गमीटोफाइट ऑफ द लाइकोपोडिया इज मेनली। तो हमारे पास जो लाइकोपोडिया होता है उसका गमीटोफाइट हमारे पास क्या है, वो फोटोसिंथेटिक होता है, लाइक वो फूड प्रिपेयर करने के काबिल होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 69 में कहते हैं व्हेन आई वेंट बैक टू माई होम टाउन 3 years ago I found that a lot of changes। तो a lot of changes had been placed, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 70 में कहता है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन ए हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस है, ही इज़ क्लेवर बट ही लैक्स एक्सपीरियंस। MCQ 71 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप लोगों के पास अगर आप लोग एमोनिकल लिक्विड को देखो, ये हमारे पास जो है वो सोर्स नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हमारे पास जो नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम है, ये हमारे पास जो है वो मेजर। नेक्स्ट MCQ नंबर 72 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशंस यूनिट्स इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो यार आप लोगों के पास जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन मोलैरिटी आप लोगों के पास जो टेम्परेचर पर है वो डिपेंड नहीं करती। सो MCQ नंबर 72 आप लोगों के पास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 73 में कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स बिकॉज। तो यार हमारे पास जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स में, सेकेंडरी कीटोन्स में होते हैं, लेकिन कहते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो यार वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 74 में कहता है कि विच वन इज़ मोर रिएक्टिव। तो यार आप लोगों के पास जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू एस्टल्डिहाइड तो बाकियों से, ठीक है। अब ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, HCHO, इट्स अ फॉर्मल्डिहाइड। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 75 में कहते हैं कि विच कंपाउंड शोज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट है?
तो अब अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखो, हमारे पास इट्स अ मिथानॉल, ठीक है। इसमें हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 76 में कहते हैं कि विच वन ऑफ फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स डिकोलराइज द स्किन। तो आप लोगों के पास जो है वो इन MCQ नंबर 76 जो एरासीन होता है ये हमारे स्किन को डिकलराइज कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर MCQ नंबर 77, अब देखने में ये बहुत मुश्किल MCQ लग रहा है लेकिन ये बहुत ईजी है। तो यार देखो हमारे पास कहते हैं कार एक्स इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ कार वाई, हाफ स्पीड ऑफ कार वाई, ठीक है। एंड mass of car x is twice as compared to the mass of car y, which one of the following statement is correct। यार जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आप लोग क्या किया करो कि पेपर की बिल्कुल साइड पर आप लोग, अब देखो हमारे पास दो कार्स हैं x और y, आप लोग एक कॉलम में x लिखो दूसरे में y लिखो। अब x में क्या क्या कंडीशन उसने दी हैं और y के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसने दी गई हैं, फिर आप लोग देखो कि क्या फाइंड करना है। फिर जो फाइंड करना है उसका फार्मूला आप लोग मेंशन करो, फार्मूला मेंशन करोगे ईजिली जो है वो आप लोग क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक हो गया। तो अब देखो कार एक्स इज़ ट्रैवलिंग हाफ द स्पीड ऑफ कार वाई, मीन्स वाई की स्पीड जितनी है एक्स की स्पीड उसके हाफ है। अगर आप कॉलम में वाई के नीचे जो है वो क्या लिख लो जी, 1 लिख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं ना, तुम्हारे पास एक्स की क्या हो जाएगी, एक्स की उसके हाफ है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि 1/2। तो लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस तरह से जो है वो चीज़ों को अरेंज करके ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ये एक चीज़ उसने बता दी। सेकंड उसने लिखा कि एंड मैस ऑफ द एक्स इज ट्वाइस एज कम्पेयर टू द मैस ऑफ कार वाई, यानी कि वाई का जितना मैस है उसके डबल एक्स का है। अगर वाई का मैस m है तो x का 2m हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग चीज़ों को कंसिडर करके इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। तो दिस मीन्स दैट हमारे पास जो है वो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। मैस के साथ उसका जो है वो अब देखो आपके पास x की भी इंफॉर्मेशन आ गई, y की भी इंफॉर्मेशन आ गई। अब x की इंफॉर्मेशन को आप पहले पुट करो, x की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप लोग पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, फिर y की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली फाइंड करो, तो आप लोग इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। आप लोग इंशाल्लाह ये करके देखो, आप लोगों को क्लियर कट पता चल जाएगा कि हमारे पास जो कार x है इसकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ है एज़ कम्पेयर टू y कार, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। इट्स अ वेरी सिंपल MCQ। MCQ 78 में कहते हैं इफ द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स इज 2 सेंटीमीटर एंड द पीरियड इज 2 सेकेंड्स देन द वेव स्पीड इन CGS सिस्टम इज। तो यार आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 78 है उसने हमें जो है वो एक वेवलेंथ दी है, ठीक है, और एक पीरियड दिया यानी कि एक टाइम दिया है, और वो कहता है कि आप लोगों ने क्या बताना है कि वेव स्पीड बतानी है, ठीक हो गया। तो यार देखो आप लोगों को पता है कि एज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। वेव स्पीड हम लोग इसी फार्मूले से फाइंड करते हैं, और यहाँ से आपको ये भी पता है कि हमारे पास f इज़ इक्वल टू 1/t। तो सिंपल आप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में f की वैल्यू पुट करो विच इज़ 1/t, आप लोगों के पास रिलेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा/t। लैम्डा भी आपको गिवन है, टी भी गिवन है, आप लोग v फाइंड कर सकते हो ईजिली। सिंपल आप क्या करोगे 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, या सिंपल 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास 1 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है 1 किधर है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल MCQ। अब यहाँ पर देखो आप लोगों ने ये कर लिया है, लेकिन जो ही आप लोगों ने इसे फर्स्ट टाइम देखा होगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी यार हम लोग अब यहाँ पर वेव स्पीड कैसे फाइंड करें। तो यार इस तरह के आसान MCQ होते हैं, जस्ट आप लोगों ने क्या करना होता है कि प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली जो है आप लोग जो है वो सॉल्व कर जाओगे। 79 में कहते हैं a car battery has an EMF of the 12 volts and internal resistance of the 5 × 10⁻² ohms. If it draws 60 ampere current, then the terminal voltage of the battery is। तो ये भी हमारे पास एक आसान MCQ है, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। अब यहाँ पर पहली बात तो ये कि आप लोग देखोगे फाइंड क्या करना है ना। अब फाइंड आपको पता चल जाएगा कि यार हमने लोगों ने यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज जो है वो फाइंड करनी है। हम लोग क्या करेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला अपने पास रफ वर्क में लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास जो है वो उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है v इज इक्वल टू EMF यानी कि E - IR,
ठीक है, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ गिवन और क्या क्या चीज़ जो है वो अननोन है। वी तो आप लोगों ने फाइंड करना है ना, जो कि हमारे पास क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। अब देखो लाइन नंबर 1 में EMF उसने दी है हमारे पास 12 वोल्ट्स है, तो मतलब कि EMF हमारे पास है। दूसरी चीज़ देखो, उसने आप लोगों को रेजिस्टेंस भी दी हुई है, यानी कि R भी हमारे पास गिवन है, और उसने करंट भी दिया हुआ है 60 एम्पेयर। तो यार सिंपल आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है और प्लस माइनस करना, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। रिलेशन में दोबारा बोल देता हूँ, आप लोग अपने पास नोट कर लो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ई हमारे पास यहाँ पर जो है वो EMF है, आई आप लोगों के पास करंट है, और आर आप लोगों के पास रेजिस्टेंस है। आप लोग सिंपल जो है वो इसको जो है वो प्लस माइनस करके जो है वो आंसर अपना निकाल सकते हो। और दूसरी बात ये कि आप लोग कोशिश किया करो कि अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर लिया करो, या इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया करो। अब दूसरा देखो, हमारे पास 5 इन रेजिस्टेंस हमारे पास 5 × 10 की पावर -2 ओहम उसने दी हुई है। तो यार अब इसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल है, तो आप लोग क्यों नहीं इसको जो है वो इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते। इसको हम लोग 0.05 लिख सकते हैं ना। जब आप लोग इसको 0.05 लिखोगे तो आप लोगों की कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी, और आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9 वोल्ट्स। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो इसको सीख लिया होगा। एमसीक्यू नंबर 80 में कहता है द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड v इज गिवन बाय। तो यार इट इज़ अ वेरी सिंपल, f इज इक्वल टू EV डिवाइड बाई 2 पाई m। ऑप्शन सी को अगर आप लोग देखो तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 80। एमसीक्यू नंबर 81 में कहते हैं ऑप्सियम एंड द कोला बियर बिलोंग टू सब क्लास ऑफ। तो यार बेसिकली इट्स बिलोंग टू द सब क्लास ऑफ द मैथोथेरिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 82 में कहते हैं द फॉर्म्स ऑफ द इम्यूनिटी विच इनहेरिट फ्रॉम द मदर। तो हमारे पास बेसिकली जो हम लोग इम्यूनिटी मदर से गेन करते हैं वो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग इनबर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 83 में कहता है द लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़। तो हमारे पास जो लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को काफ़ी गलत समझ रहे होते हैं ना। अब वो देखते हैं कि एसिड साथ में लिखो तो वो तो इसको फ़ौरन ऑप्शन कहते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यार यूरिक एसिड हमारे पास जो है वो ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है? अमोनिया होता है, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं अमोनिया का भी। एमसीक्यू नंबर 84 में कहते हैं द केमिकली हार्मोन्स आर। तो यार हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली दे आर प्रोटीन्स होते हैं, और ये स्टेरॉइड्स भी होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 85 में कहते हैं DNA पॉलीमरेज 3 वर्क्स ऑलवेज इन। तो हमारे पास जो DNA पॉलीमरेज 3 होता है हमारे पास 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड तक जो है वो की डायरेक्शन में जो है वो काम कर रहा होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 86 में कहते हैं बायोगैस प्लांट्स इन टैंक विच इज़। तो यार हमारे पास जो बायोगैस टैंक होता है या बायोगैस जो प्लांट होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो 10 to 15 फीट डीप होता है। ये जो KMU कैट की प्रिपरेशन में आप लोगों को करवा रहा था, तो ये मैंने वहाँ पर भी ये MCQs जो है वो रिपीट किए थे। तो आप लोग जो है वो कोशिश करो कि यार उन MCQs को भी दोबारा से रिवाइज कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ से सिमिलर हैं। एमसीक्यू नंबर 87 में कहता है कि विच वेवलेंथ आर मेनली ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल। यार हमारे पास जो क्लोरोफिल होता है वो वायलेट, ब्लू एंड रेड को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास ग्रीन को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 88 में कहते हैं फॉर हेपेटाइटिस बी द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ इन बिटवीन। तो यार हेपेटाइटिस बी के केस में उसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 4 to 20 वीक्स होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आप लोग क्या करो कि हेपेटाइटिस A, B और C के इंक्यूबेशन पीरियड्स और इनकी वायरस की टाइप, क्या RNA वायरस है या DNA वायरस है, ये आप लोग लाजमी देखो, यहाँ से MCQ आता है। एमसीक्यू नंबर 89 में कहते हैं कि लुक अ हैमस्टर डैश बाय अ कैट। तो यार लुक अ हैमस्टर इज बीइंग चेस्ड बाय अ कार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 90 में कहता है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू वोसिफेरस। तो इसमें आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, साइलेंट, ठीक है, वो वोसिफेरस से ऑपोजिट है, ठीक है। आई थिंक वोसिफेरस का मतलब शोर मचाना होता है, साइलेंट समझ सकते हो, ऑपोजिट मीनिंग तो बताना है ना, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 91 में कहता है कि विच कंटेन द मोर एटम्स। अब स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन समटाइम्स बहुत जो है मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी नर्व्स पर जो है वो
कंट्रोल करके इस तरह के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करो तो ईजिली ये एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 91 है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, यानी कि कहते हैं कि विद कंटेन मोर एटम्स ना। अब आप लोग ऑप्शन में देखो कि गिवन क्या क्या चीज़ है, क्या आप लोग इससे फाइंड कर सकते हो कि यार हमारे पास एटम्स फाइंड कर सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या आप बता सकते हो कि हमारे पास किस में ज़्यादा एटम्स होंगे। तो यार आप लोगों को पहले पता हो कि हमारे पास, अब देखो ऑप्शंस में उसने जो है वो, या पहले स्टेटमेंट को देखे उसने मोर एटम्स का पूछा है, ठीक है। अब आप लोगों को पता हो कि हम लोग एटम्स कैसे फाइंड करते हैं। तो यार एटम के लिए सिंपल है, आप लोगों के पास जो गिवन मैस होता है, ठीक है, गिवन मैस यानी कि देखो 7 ग्राम 8 ग्राम 9 ग्राम, ये गिवन मैस इसको कहते हैं। गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस क्या होता है, ये देखो 7 ग्राम ऑफ द mg। तो यार ये 7 ग्राम हमारे पास ये गिवन मैस है, और mg का जो वो है 24 होता है, और ये 24 इसका मोलर मैस है। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, गिवन मैस को मोलर मैस के साथ डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है Na के साथ। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है, लेकिन यहाँ पर आप लोग एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई ना भी करो तो आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा कि हमारे पास किसके एटम्स ज़्यादा है। ठीक हो गया। आप लोग कोशिश किया करो कि अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए कुछ चीज़ों को निगलेक्ट किया करो, कुछ चीज़ों को इग्नोर किया करो। अब Na अगर आप यहाँ पर इग्नोर ही कर दें, क्योंकि Na सबके साथ है, वो तो उसको प्लस करो माइनस करो, सबके साथ सेम चीज़ प्लस माइनस होगी, लिहाजा उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, गिवन मैथ्स को मोलर मैथ्स पे डिवाइड करना है। आंसर जिसका सबसे ज़्यादा है तो आप लोग बोलोगे कि इट कंटेन्स द मोर एटम्स। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इनके मोलर मैथ्स बता देता हूँ। आप लोग क्या करो, मैग्नीशियम का 24 पुट करो, सोडियम का 23 होता है, ये तो सबको पता है, और एल्यूमिनियम का 27 होता है। आप जस्ट सिंपल क्या करो, 7 को डिवाइड करो 24 के साथ, 8 को डिवाइड करो 23 के साथ, और 9 को डिवाइड करो आप लोग 27 के साथ। तो आप लोगों को खुद बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर एटम्स। तो आप लोगों के पास मैं आंसर बता देता हूँ। जो हमारे पास 8 ग्राम्स ऑफ सोडियम होता है, इसमें हमारे पास 0.34 एटम्स होते हैं, जो कि हमारे पास ज़्यादा एटम्स हैं एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन ए एंड सी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 92 में कहता है कि विच कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो यार अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिखने में आसान है, और है भी आसान ही बेसिकली, लेकिन स्टूडेंट्स को उस टाइम समझ नहीं आ रही होती यार परसेंटेज आप लोग कैसे फाइंड करते हो। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो यार इट्स अ वेरी सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है, नाइट्रोजन के मोलर मास को डिवाइड करना है ओवरऑल इस पूरे फार्मूले के जो मोलर मास है उसके साथ, और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अब जिस तरह देखो NO में से हम लोगों ने नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, और हमें पता है कि नाइट्रोजन का हमारे पास मोलर मास 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 14 + 16 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, मतलब कि ये 30 हमारे पास जो आया है ये पूरे इस कंपाउंड का मोलर मास है। ठीक है, अब इस पूरे कंपाउंड में से हम लोगों ने नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है। सो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 100। आप लोगों के पास जो भी आंसर है आप लोग देख लोगे। ऑप्शन बी में देखो, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, देखो हमारे पास नाइट्रोजन है तो मीन्स 14 प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। सो 14 + 16 + 16, तो ये आप लोगों के पास ओवरऑल इसका जो मोलर मास आएगा वो 46 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि 14 को डिवाइड करना है 46 के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। आई थिंक इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आसान सा MCQ है, आप लोग इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट ऑप्शन में बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास MCQ नंबर कौन सा है, MCQ नंबर 92। इसमें आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने हैं 60.86% हमारे पास नाइट्रोजन इसमें पाया गया है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हो। बाकी आप लोग 2 ऑप्शन जो मैंने छोड़े उनको आप लोग फाइंड कर लो, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ 93 में कहता है कि Fe+2 विल फॉर्म द मोस्ट आयोनिक बॉन्ड विद। तो हमारे पास जो है वो हेलोजन के साथ मोस्टली बना रहा होता है। ठीक है, सो इन MCQ 93 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 94 में कहता है फॉर द एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो यार हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, अब यहाँ पर ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इट डिपेंड्स अपॉन
बोथ ए एंड बी, यानी कि वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा होता है और जो नेचर होती है रिएक्टेंट्स की उन पर भी डिपेंड कर रहा होता है। प्रोडक्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 95 में कहता है एज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइंस इंक्रीजेस तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स। तो यार सिंपल बुक की लाइन है, जब हमारे पास पोलराइजिंग पावर कैटाइंस की इंक्रीज़ हो रही होती है तो हमारे पास कार्बोनेट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 96 में कहता है कि विच वन इज़ मोर रिएक्टिव। तो यार आप लोगों के पास जो है वो जो एसिड हाइलाइड्स होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एमसीक्यू 97 में कहता है कि इफ़ द ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ देन द एंगल बिटवीन द ए एंड बी इज़। तो यार अगर आप लोगों के पास वेक्टर ए और बी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 1/2 के इक्वल हो, ठीक है, 1/2 के इक्वल हो, तो कहता है द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी विल बी। तो इसका जो एंगल होता है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 एंगल पर जो है वो हमारे पास हाफ होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 98 में कहता है अ ट्रेन इज़ 200 मीटर लॉन्ग एंड इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 36 किलोमीटर पर हावर। द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ 1 किलोमीटर इज़। तो इसमें आप लोगों के पास जो है वो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। आई थिंक ये एमसीक्यू मैंने रिपीट किया था उसमें जो केएमजी कैट टेस्ट हम लोगों ने अरेंज किए थे, तो ये सेम एज इट इज़ आई थिंक ये मैंने यहाँ से ही उठाया था, ठीक है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यू 99 में कहता है कि चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द प्लैनेट्स डिपेंड अपॉन। तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास जो होती है ये बेसिकली डिपेंड करती है उस बॉडी के मास पर, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 100 में कहता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल देयर शुड बी इंक्रीज इन। तो यार स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 101 में कहता है सल्फर बैक्टीरिया बिलोंग टू द सब ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो इट बिलोंग्स द हमारे पास ये गैमा प्रोटो बैक्टीरिया से जो है वो ये बिलोंग करते हैं ये क्लास। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 102 में कहता है न्यूक्लियर माइटोसिस अकर्स इन। तो न्यूक्लियर माइटोसिस हमारे पास जो है वो ये फंजाई में हो रही होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 103 में कहता है एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन द लिवर टू ग्लाइकोजन इन रिस्पॉन्स टू द हार्मोन। तो यार एक्सेस जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा होता है लिवर के अंदर। वो कौन सा हार्मोन जो है वो उसको जो है वो कन्वर्ट कर रहा होता है। तो यार वो अपने के पास बेसिकली इंसुलिन होता है, ठीक है। अब ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शंस क्यों लगा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो वो लोग जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं और वो उस चीज़ को जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं ताकि उनका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो डायबिटीज़ के पेशेंट को आप लोग ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंगली इस ऑप्शन को जो है वो करेक्ट करें। एमसीक्यू नंबर 104 में कहते हैं ड्यूरिंग द मसल रिलैक्सेशन द कैल्शियम आयंस आर। यार जिस वक्त हमारे पास मसल्स रिलैक्सड होते हैं ना तो उस वक्त हमारे पास जो कैल्शियम आयन होते हैं ये फोर्स्ड बैक फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जब हमारे पास मसल्स क्या करती है, रिलैक्स होती हैं। आप लोग मुझे बताओ जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उस वक्त क्या होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 105 में कहता है इन मेल द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर आल्सो कॉल्ड एज। तो यार ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ICSH कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 106 में कहता है द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स एंड द ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल्स बाइंड टुगेदर बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम टर्म्ड एज। तो यार ये आप लोगों ने इनिशिएशन स्टेप में पढ़ा होगा ये प्रोसेस, ये लाइन कि हमारे पास जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो ट्रांसफ़र RNAs होते हैं
ये एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं ना। तो कहता है कि इनकी बाइंडिंग के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप लोग जो है वो अमोनोकाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज को देखें, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये बाइंड हो रहे होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 107 में कहता है लिपिड बाइलेयर मेक्स द मेम्ब्रेन डिफरेंटली परमिएबल बैरियर दैट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो हमारे पास जो है वो नॉन पोलर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। जो लिपिड बाइलेयर मेक द मेम्ब्रेन डिफरेंटली परमिएबल, ठीक है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए वो कर रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 108 में कहता है द फॉलोइंग्स आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स इन द बैक्टीरिया एक्सेप्ट। तो यार हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन से होती है, ट्रांसडक्शन से होती है और कंजुगेशन से होती है। ये प्रोसेस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं आई थिंक चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। लेकिन बाइनरी फिशन it is not the sexual method, it's a asexual method. So option C is correct. In MCQ number 100 and next MCQ number 109. I am sorry, the house is not available any longer. It dies to a timber tycoon. So yeah, it has been sold to a timber tycoon. Option D is correct. In MCQ number 109. MCQ number 110 में कहते हैं I always like to lean dash the side of mercy. I always like lean वन द साइड ऑफ मर्सी। ऑप्शन बी वाला वन स्मॉल वाला, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 111 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप लोगों के पास बोरान होता है, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है, सॉरी लोएस्ट होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ कि हाईएस्ट किसकी होती है, फर्स्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है। MCQ 112 में कहते हैं एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। तो यार बेसिकली एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने वाटर की एलिमिनेशन करनी है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को कंपाउंड दिए हुए इसमें से आप लोग वाटर को एलिमिनेट करो और आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा Cl2O7। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 113 में कहता है गैस डिफ्यूजेस हाफ टाइम्स एज फास्ट एज द हाइड्रोजन इट्स मॉलिक्यूलर मास इज़। तो यार ये वो सेम MCQ है जो कि मैंने आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट मैंने कंडक्ट किए हुए थे, उसमें जो है आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की थी। तो आप लोग जो है वो वहाँ पर मैंने आप लोगों को इस चीज़ की ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को वो याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर वो बता सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग जो है वो इसको डिफिजन लॉ को यूज़ करते हुए भी जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हो, विच इज़ इक्वल टू V1 ओवर V2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ M2 ओवर M1, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करो, आप लोग ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास M1 इज इक्वल टू H2। अब H2 का हमारे पास मोलर मास कितना होता है, 2 होता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि M1 भी हमारे पास 2 के इक्वल है, ठीक है। और आप लोगों के पास जो V2, आप लोग जस्ट सिंपल यहाँ से क्या करोगे, V2 की वैल्यू फाइंड कर लोगे, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल MCQ, इसमें आई थिंक किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। MCQ 114 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स एंड मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स। तो यार ऑप्शन में आप लोगों को उसने हाइड्रोजन दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है, ड्यूट्रियम दिया हुआ है, ट्रिटियम दिया हुआ है ना। आप लोग ये टेबल अपने पास नोट करो, मैं टेबल आप लोगों को बता रहा हूँ। जो हाइड्रोजन होता है उसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता, ठीक हो गया। हीलियम का आप लोग अपने पास लिखो, इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तीनों सेम है, ठीक हो गया। ड्यूट्रियम का आप लोग अपने पास नोट करो, इसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन होता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और 1 ही हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। ड्यूट्रियम की बात कर रहा हूँ। और आप लोगों के पास जो ट्रिटियम होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही प्रोटॉन होता है, लेकिन 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और अगर आप लोग स्टेटमेंट को देखो तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास हाइड्रोजन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग के पास MCQ 115 में कहता है कि ice and water is in equilibrium with each other. By increasing the pressure, the equilibrium will shift in. तो यार देखो आइस और वाटर कहते हैं कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो और हम लोग चाहे वो उनका प्रेशर इंक्रीज़ करें तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगी। तो यार इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 116 में कहता है स्टीम causes severe burns than boiling water. It is due to,
यार ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, ये 9 टाइम्स में भी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि जो स्ट्रीम होती है, ठीक है, वो ज़्यादा डैमेजिंग होती है एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। वो कहते हैं कि क्यों होती है, मेन रीज़न उसकी ये है कि हमारे पास उसमें हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 117 में कहता है 2 meters हाई टैंक is full of the water, a hole is made in the middle of the tank, the speed of the efflux will be। तो यार इट्स अ वेरी सिंपल एमसीक्यू। देखने में आप लोगों को ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं अगर आप लोगों को फार्मूला बता दूं तो आप लोग बोलोगे कि यार ये तो हल है। तो यार इसमें आप लोग v इज इक्वल टू √2g(h) को जो है वो यूज़ करोगे, ठीक है। आप लोगों के पास 2 कांस्टेंट है, g की वैल्यू 10 पुट करो और h की वैल्यू आप लोग क्या पुट करो, h की वैल्यू ये 2 मीटर हाई, तो मीन्स h आप लोगों के पास 2 मीटर्स है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। आप लोग जैसे इसको सॉल्व कर लो, √2gh। एमसीक्यू 118 में कहता है अ बॉल एंड अ रेन ड्रॉप ऑफ द सेम रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट, द रेन ड्रॉप विल रीच। कहता है कि हमारे पास एक बॉल है और एक रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस कहता है कि हमारे पास सेम है, और कहता है कि हम लोग उनको सेम हाइट से रिलीज़ करते हैं, तो हमारे पास कहता है कि रेन ड्रॉप क्या करेगा, तो हमारे पास जो रेन ड्रॉप होगा वो बाल के बाद आएगा, डेंसिटी का फ़र्क होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 119 में कहता है 2 springs A and B आर अटैच्ड, ठीक है, आर स्ट्रेच्ड by applying the force of the equal magnitude at the 4 ends. If the energy stored in A is E, तो B में क्या हो जाएगी। तो यार मैस इंक्रीज़ करने से उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, सो वो भी हमारे पास 2E हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड एमसीक्यू नंबर 119, एमसीक्यू नंबर 120 में कहता है अ जनरल फॉर्म ऑफ द पार्ट डिफरेंस ऑन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज एम पाई, ठीक है। इट्स करस्पॉन्डेंस फेज शिफ्ट इन रेडियंस इज। तो यार ये कांस्टेंट सी वैल्यू होती है, ठीक है, आप लोगों ने बुक में देखी होगी, ठीक है। 2m पाई होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 121 में कहता है लिचन्स इज़ द सिंथेटिक एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद। तो यार उसकी जो एसोसिएशन होती है वो हमारे पास होती है एल्ची के साथ, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 122 में कहता है the possible reasons for the cyanosis one of the congenital heart disease is। तो यार हमारे पास ये साइनोसिस जो हो रही होती है ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि सारा ब्लड जो है वो ये या बॉडी हमारे पास ब्लूइश कलरेशन जो है वो दे रही होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 123 में कहता है द डेफिशिएंसी ऑफ द विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉज द गॉइटर फॉर्मेशन। तो यार जो आयोडीन होता है, आप लोगों ने बुक में ये डायग्राम भी देखी होगी, ठीक है। आयोडीन की वजह से हमारे पास गॉइटर फॉर्मेशन जो है वो होती है। एमसीक्यू 124 में कहते हैं द फॉस्फेटेज बिलोंग टू द विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉस्फेटेज जो है आप लोगों के पास जो है वो ये हाइड्रोलाइसिस के ग्रुप में आता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 125 में कहते हैं द राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन द। तो आप लोगों के पास देखो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कहते हैं कि वो किस फॉर्म में होती है। 125 एमसीक्यू में ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है कि वो फ्लोट कर रही होती है साइटोसोल के अंदर, और वो बाउंड होती है द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, रेटिकुलम के साथ, सॉरी, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एमसीक्यू, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 126 में कहता है डैश एंजाइम्स नीड अ प्राइमर फॉर द इनिशिएशन ऑफ इट्स फंक्शन। तो आप लोगों के पास जो डीएनए पॉलीमरेज होता है इसको प्राइमर की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसके फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 127 में कहता है द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म्स आर न्यूक्लियोसोम्स कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट। तो जो आप लोगों के पास H1 होता है उसके अलावा बाकी सारे हमारे पास चाहे वो न्यूक्लियोसोम्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 128 में कहते हैं द बॉन्ड दैट इज फोर्स बिटवीन द टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स इज कॉल्ड। तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इन 128 एमसीक्यू ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 129 दे ऑलरेडी डैश सम ऑफ द ओल्ड वंस एंड डैश दैम मोर कंफर्टेबल। तो यार
they already repealed some of the old ones and make them more comfortable. Option C is correct. MCQ 130 में कहता है I was born in Peshawar but dash most of my time childhood in the Peshawar. So I was born in Peshawar and I have spent most of my childhood in Mardan. ठीक है, I have spent. Option B is correct. MCQ number 131 में कहता है कि which oxide of the potassium contains the more oxygen than its normal oxide. तो यार आप लोगों के पास जो है वो जो सुपर ऑक्साइड होता है पोटाशियम का, उसमें हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं एज कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल ऑक्साइड. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. MCQ 132 में कहता है गैस डिकोलराइज द अल्कलाइन केमिनोफोर सोल्यूशन बट डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेशंस विद द अमोनिकल AgNO3. तो हमारे पास बेसिकली वो कौन सी गैस होती है? तो वो होती है आप लोगों के पास इथाइलिन. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. MCQ 133 में कहता है वाई इथेनोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड इन द लिक्विड अमोनिया दैन इन वाटर. तो यार इथेनोइक एसिड क्यों स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड अमोनिया इन वाटर के अंदर? तो उसकी जो मेन रीज़न आप लोगों के पास है वो ये है कि अमोनिया हमारे पास इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस दैन वाटर. सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. MCQ 134 में कहता है कि विच आयंस आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन बिटवीन द परसल्फाइड एंड आयोडाइड. तो हमारे पास जो कैटलिस्ट बेसिकली यूज़ होता है वो होता है हमारे पास आयरन. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 135 में कहता है विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल. तो यार आप लोगों के पास जो C2H5 है ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 136 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. तो यार आप लोगों के पास जो सोडियम है उसकी लार्जेस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है. ये जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है. आपको पता होगा हाईएस्ट किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है. आप लोगों ने देखा होगा कि सेम टॉपिक में से, ठीक है, सेम पेज में से 2 MCQs आए हैं. तो यार दिस मीन्स दैट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. MCQ 137 में कहता है अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 10⁻6 वोल्ट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी. तो यार इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV. Q भी आप लोगों को गिवन है, ठीक है, और V भी गिवन है. Q आप लोगों के पास क्या है? 2 है, ठीक है. अल्फा पार्टिकल्स का हमारे पास जो चार्ज होता है वो 2 होता है और हमारे पास यहाँ पर V भी गिवन है. जैसे सिंपल आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो आप लोगों के पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQ 138 में कहता है इफ़ देयर आर n कैपेसिटर्स ईच ऑफ द कैपेसिटी C कनेक्टेड इन द पैरेलल टू V वोल्ट सोर्स देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू. तो यार हमारे पास उस वक्त जो एनर्जी होगी 1/2 NCV² के साथ NCV² होगी. n यहाँ पर इसलिए मेंशन किया क्योंकि उसने बोला कि हमारे पास देयर आर n कैपेसिटर्स, ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं. सो दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे कि 1/2 NCV². ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQ 139 में कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द पेयर ऑफ द प्लेट्स इज E इफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स इज डबल्ड. सेपरेशन को डबल कर रहा है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड. सेपरेशन को डबल कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस को भी इंक्रीज कर रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 4, ठीक है. कहते हैं कि द न्यू फील्ड स्ट्रेंथ इज. तो आप लोगों के पास जो न्यू, आप लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू E/d, ठीक है. अब देखो E को वो क्या V को क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है और डिस्टेंस को वो 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है. सो 4/2 इज इक्वल टू 2. तो सिंपल आप लोग कह सकते हो कि आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डबल हो जाएगी, 2E हो जाएगी. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. सिंपल आप फार्मूला अपने जहन में रखो, E इज इक्वल टू V/d, ठीक है. E इज इक्वल टू V/d. MCQ 140 में कहता है 2 satellites of the masses 3m and m orbit the earth is in the circular orbit of the radius r and 3r respectively the ratio of their speeds is. तो यार ये भी बहुत आसान MCQ है. MCQ नंबर 140. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को देखो उसने मैथ दिया हुआ है, उसके बाद उसने आप लोगों को रेडियस दिया हुआ है और आप लोगों से उनकी स्पीड्स की रेशो का पूछ रहा है.
ठीक है। इसी तरह आप लोग क्या करो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब इसमें दो चीज़ें आप लोगों को MCQs में गिवन हो, आप लिखो साइड पे, एक हमारे पास बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ठीक है, बॉडी ए का हमारे पास जो है वो मैथ्स 3m है, बॉडी बी का मैथ्स जस्ट m है। फिर उसके बाद आप उसका रेडियस लिखो, बॉडी ए जो है वो उसका रेडियस r है और जो बॉडी बी है उसका रेडियस 3r है। आप लोगों ने रेशो ऑफ स्पीड बतानी है, तो मैं अगर आप लोगों को जो है वो स्पीड का फार्मूला बताऊं इन केस ऑफ सैटेलाइट्स, तो हमारे पास वो बनता है v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r। व्हाट इज g? g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, m हमारे पास क्या है, m इज़ द मास और डिवाइडेड बाय r हमारे पास जो है वो यहाँ पर रेडियस को शो कर रहा है। अब यहाँ से अगर आप लोग g को इग्नोर कर लो, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर करो तो आप लोग के पास आंसर लाना ईजी हो जाता है। ठीक है, सिंपल आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के पास अगर इसको इग्नोर करो तो आप लोगों के पास जो रिलेशन बनता है, आप लोग इस रिलेशन को अपने पास नोट करो, v इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय r। सिंपल। ठीक है, अब जैसा आप लोग देखो ये v1 के लिए कर लो, v1 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ m1 डिवाइड बाय r1। इस तरह से v2 के लिए आप लोग इक्वेशन को अरेंज कर लो, इनको आपस में डिवाइड करो, दैट्स इट, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले आप या इस तरह भी कर सकते हो, पहले आप लोग v1 का फाइंड कर लो सेपरेटली अगर आपको मुश्किल होती है, फिर उसके बाद v2 का फाइंड कर लो, फिर उनकी रेशो ले लो। तो यार इट्स अ वेरी सिंपल MCQ। ठीक है, ये बहुत आसान MCQ होते हैं। मैंने तो कोशिश की है कि आप लोगों को लाइक समझा लूँ इसी तरह से, असल में यहाँ पर लिखने नहीं हो रहा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है सो दैट्स वाई। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मैं इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे उनको दोबारा से एक सेपरेट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, लिख कर पेज पर। लेकिन अभी आप लोग आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है भी नहीं, जस्ट सिंपल रिलेशंस हैं। रिलेशन में आप लोगों को फिर बताता हूँ, आप लोग लिखो अपने पास v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ g मल्टीप्लाई m डिवाइडेड बाई r। जी आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप लोगों के पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 है। m आप लोगों के पास मैस है और r आप लोगों के पास डिस्टेंस है, सिंपल सॉरी रेडियस है। तो यार ये सिंपल सा रिलेशन है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज़ आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, तो आई थिंक इसमें किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट MCQ नंबर 141 में कहता है व्हाट इज़ द ऑप्टिमम pH ऑफ द एंजाइम्स यूरेज। तो यार यूरेज का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं, ऑप्टिमम pH होती है, वो होती है आप लोगों के पास 7। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 142 में कहता है विच स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लोरोफिल इज़ नॉट ट्रू। तो यार ऑप्शन में देखो इट कंटेन द टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप, गलत है ये। इसमें हमारे पास फाइटोटेल होती है, पोलिफेरिन रिंग होता है, मैग्नीशियम होता है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता। सो ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा। इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द क्लोरोफिल। MCQ 143 में कहता है इन ह्यूमंस द डिजीज सिम्टम्स डेवलप ड्यूरिंग। तो यार डिजीज सिम्टम्स ये लॉग फेज़ में जो है वो अपीयर होते हैं, LOG। आप लोगों से पहले जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट अरेंज लिए हुए हैं उसमें भी ये MCQ मैंने दिया था, लॉग फेज़ LOG फेज़ में अपीयर होते हैं। ठीक हो गया, और मैक्सिमम ग्रोथ भी हमारे पास जो है वो लॉग फेज़ में ही होती है। MCQ 144 में कहता है द इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स आर फाउंड इन। तो आप लोगों के पास जो सेलेजिनेला होता है उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स जो है वो होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 145 में कहता है टेमिसिप्टेरस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, टेमिसिप्टेरस इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तुम्हारे पास बेसिकली एग्जांपल है साइलोप्सिडा की। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 146 में कहता है द लार्वा फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द एनालिडा। तो एनालिडा के लाइफ साइकिल में हमारे पास जो लार्वा बनता है, ठीक है, वो ट्रिक्योफोर लार्वा होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इस तरह के MCQs होते हैं टेस्ट में, लाइक कुछ MCQs बहुत आसान होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, और ये हार्ड MCQs है, लाइक मुश्किल है इन चीज़ों को याद करना। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि कुछ चीज़ें आप लोग जो है वो जहन में लाजमी रखो ताकि कुछ न कुछ बंदे को आता हो। MCQ 147 में कहता है एब्नर्स ग्लैंड्स आर ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग स्क्रीट्स एंड एंजाइम्स। यार देखो स्टेटमेंट में आप लोगों को यहाँ से एक और MCQ मिल गया। अब पास पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा ही यही होता है कि आप लाजमी नहीं है कि आप सेम MCQ आप लोगों से पूछा जाए, इसी MCQ के रिलेटेड आपसे MCQ बनाकर क्या पता नेक्स्ट टेस्ट में पूछनी। अब देखो एब्नर्स ग्लैंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये डॉर्सल सरफेस पर होता है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि एब्नर्स ग्लैंड टंग की डॉर्सल सरफेस पर होता है, लेटरल सरफेस पर होता है, पोस्टीरियर होता है, लेटरल होता है, किधर होता है? तो यार इट इज़ लोकेटेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग। अब यहाँ पर उसने पूछा है कि ये हमारे पास क्या सिक्रीट करता है,
तो हमारे पास जो एबनर्स ग्लैंड होता है ये बेसिकली लिंगुअल लाइपेज को सिक्रेट कर रहा होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 MCQ पॉइंट आप लोग इन दोनों को जहन में रखें। MCQ नंबर 148 में कहता है एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो यार 4 पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। MCQ नंबर 149 डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज। तो यार if you win first prize you will receive a prize. Option B is correct. MCQ 150 में कहता है the train was halted, ठीक है। ऑप्शन B is correct. MCQ 151 में कहता है which one of the following species has the maximum number of the unpaired electrons। तो यार आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन होता है इसमें 2 नंबर ऑफ वो होते हैं। ऑप्शन A is correct, ऑक्सीजन। MCQ 151 नेक्स्ट 152 MCQ में कहता है कि द मिक्सचर ऑफ द 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द ऑक्सीजन एंड 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द हाइड्रोजन इज स्पार्क्ड कंटिन्यूसली, व्हाट इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल डिक्रीज इन द वॉल्यूम। तो अगर आप लोग गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एक रिएक्शन लिख लो, जनरल रिएक्शन, तो आप लोग रिएक्शन इस तरह से लिखोगे कि O2 + 2H2 दैट विल गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। तो यार आप लोग इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आप बात करोगे, जो भी बात करोगे, ठीक है, और जो गिवन सिचुएशंस एंड कंडीशंस हैं उसके बारे में अकॉर्डिंगली बात करोगे। तो यार अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखो तो देखो हमारे पास 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है विद 20 मिलीलीटर ऑफ H2 के साथ, और ये वाटर बना रहे हैं, ठीक है। 10 और 20 को अपने ध्यान में रखना है। अब देखो रिमेनिंग्स हमारे पास क्या बच जाएगा, 50 - 20, ये जो ऑक्सीजन वाला था, ठीक है। तो हमारे पास 30 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 30 मिलीलीटर ऑफ जो है वो हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। अब ये तो बात तो होगी। सो हमारे पास ओवरऑल जो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो बच जाएगा इन द वेसल्स। तो हमारे पास क्या होगा, ये 10, ये इस वाला ऑक्सीजन वाला 10 + 50 जो कि आप लोगों के पास ओवरऑल था, तो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, जो 30 रिमेन रह गया था ऊपर इसमें, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 30 मिलीलीटर जो है वो पीछे जो है वो बच जाता है वॉल्यूम वेसल के अंदर, ठीक है। सो इन दिस एंड दैट आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट MCQ नंबर 153 में कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3। तो यार NH4NO3 में हमारे पास जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3 + 5 होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ नंबर 154 कहता है द इक्वेशन रिलेट्स टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ब्रोमीन। अगर आप लोग ऑप्शन बी को देखो, दिस इक्वेशन रिलेट्स विद द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 155 में कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स उसने दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 156 द ओलेफिन X ऑन द ओजोनोलिसिस गिव CH3 CH2 COCH3 एंड CH3 COCH3 द आईयूपैक नेम ऑफ X। तो यार बेसिकली हम लोग कहते हैं कि किस एलिमेंट की, एक एलिमेंट है X, कहते हैं जिसकी हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं और ये 2 कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं, कहते हैं वो X एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो X एलिमेंट है वो 2 to 3 डाईमिथाइल 2 पेंटेन है, ठीक है, जिसकी हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं, और वो जो ऊपर आपको ऑप्शंस में स्टेटमेंट में जो कंपाउंड्स दिए थे, जो हाइड्रोकार्बन्स दिए थे बेसिकली, तो वो बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास MCQ नंबर 157 में कहता है 2 वायर्स A and B आर मेड अप ऑफ स्मॉल मटेरियल। अ वायर A हैज़ लेंथ L एंड डायमीटर R while the wire B has length 2L and diameter उसका R/2 है। कहते हैं कि if the 2 wires are stretched by the same force the elongation in A divided by elongation in B। तो यार इस तरह के पहले भी 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है जो इस तरह का आता है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि लाइक अगर इस तरह की 2 सिचुएशंस आप लोगों को क्वेश्चन में दे दे, 2 चीज़ें हम यहाँ पर बॉडी ए और बॉडी बी है, यहाँ पर वायर है, 2 वायर्स हैं, तो यार उसी तरह आप लोग रफ वर्क में एक ए बॉडी लिख लिया करो और एक बी लिख लिया करो। ए के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो आप ए के नीचे लिखते जाओ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों ने स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी होती रफ वर्क में, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और लाइक उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है वो आप लोग जो है वो ईजिली जो है वो इस चीज़ को जो है वो
सॉर्ट आउट कर सकते हो कि आप लोगों ने सॉल्यूशंस क्या करनी है। तो यार आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि हमारे पास जो एलोंगेशन होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और ये एरिया के साथ हमारे पास इन्वर्सली रिलेशन होती है। अब यहाँ पर उसने एरिया की बात नहीं की, उसने तो बात की है डायमीटर की, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि एरिया को हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और आर की वैल्यू को भी आपको पता है कि आर क्या होता है। तो यार आप लोग सिंपल बड़े आसानी से जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप लोगों के पास इसमें MCQ 157 में जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो है 1/8 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि एलोंगेशन हमारे पास जो होती है वो लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और हमारे पास उसका एरिया के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। आगे से एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर और डी का रिलेशन आपको पता है, आप लोग सिंपली जो है वो इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। MCQ नंबर 158 में कहते हैं अ वायर कैन सस्टेन अ वेट ऑफ 20 किलोग्राम बिफोर ब्रेकिंग। इफ़ द वायर इज़ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट कैन सस्टेन अ वेट ऑफ। कहते हैं कि हमारे पास एक वायर है और वो उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो 20 किलोग्राम का वेट जो है वो सस्टेन कर सकती है या उठा सकती है। कहते हैं अगर हम लोग उस वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, कहते हैं कि वो जो दोनों पार्ट्स हैं वो फिर अब कितना जो है वो वेट सस्टेन करेंगे, तो उनमें भी सेम जो है वो वेट सस्टेन करने की जो है वो सलाहियत होगी। सो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 159 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोगों के पास साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बल्कि रेडियो वेव्स, एक्सरेज और लाइट रेज वेव्स होती हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 160 में कहते हैं अ शेल ऑफ द मास m मूविंग विद वेलोसिटी v सडनली ब्रेक्स इनटू टू पीसेस। कहते हैं कि दिस पार्ट हैविंग m/4 रिमेन्स स्टेशनरी, द वेलोसिटी ऑफ द अदर शेल विल बी। अब देखो कहता है कि हमारे पास एक शेल है, ठीक है, वो कोई भी शेल हो सकता है, बुलेट का हो सकती है, कोई भी, बस उसका मास आप लोग ध्यान में रखो कि m है और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। कहते हैं कि जब वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है या जो वो शेल है उसको हम लोग 2 पीसेस में डिवाइड कर लें। कहते हैं कि एक पार्ट में हमारे पास मास हमारे पास m/4 हो जाएगा जो कि स्टेशनरी पार्ट होगा। कहते हैं कि जो दूसरा पार्ट होगा जो मूव कर रहा है तो वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो इसमें फाइंड करनी है। हाँ, अब आप लोग देख सकते हो कि लाइक कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में जो कि बंदे को नहीं आ रहे होते। तो उस वक्त आप लोगों ने क्या करना था, उनकी गिवन कंडीशंस, गिवन सिचुएशंस फाइंड क्या करना है, ये चीज़ आप लोग लिख के रख लो ना, तो आप लोगों से वो क्वेश्चन 50% सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जब आप लोग गिवन कंडीशंस, गिवन डेटा सारा कुछ अपने पास मेंशन कर लेते हो तो ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फुल स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन आप लोग एग्जाम में तो इस तरह नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पर मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरह से स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्टेटमेंट आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है। अगर आपको नहीं याद तो आप लोग पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद जो है उस चीज़ को देखो। तो यार स्टेटमेंट में उसने कहा था कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वो हम लोगों ने लिख लिया कि एक बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, कहते हैं कि जिस वक्त बॉडी जो है वो एक्सप्लोड होती है, धमाका होता है, कहते हैं कि उसके 2 पीसेस बनते हैं। अब एक बॉडी का मास m/4 हो जाता है, लाइक जितना पहले मास था उसका चौथा हिस्सा जो है वो एक पीस का हो जाता है, और बाकी जो पीछे बच जाता है हम लोग कह सकते हैं कि m - m/4 हमारे पास ये m2 का मास बन जाएगा, दूसरी पीस का मास बन जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा इस चीज़ को सुनो। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, अब हमारे पास वेलोसिटी की बात करते हैं, मैथ्स की बात ख़त्म होगी। अब देखो वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी v थी, ठीक है, जिस वक्त एक्सप्लोजन हुई, ठीक है, तब हमारे पास कहता है कि वेलोसिटी का था फर्स्ट पीस ऑफ द मास। अब आप लोगों को स्टेटमेंट याद हो तो उसने कहा है कि हमारे पास जो पहला पीस है जिसका मास हमने कहा था कि वो m/4 है, ठीक है, कहते हैं कि वो रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ऑब्वियसली 0 होगी। ये हम लोगों ने 2 कंडीशंस लिख ली जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स हमारे पास सारी गिवन कंडीशंस थी। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस सिचुएशन पर जो है वो रिएक्ट करना है। तो अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड करती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दिस मीन्स दैट हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है m1 v1 प्लस m2 v2। तो यार अब सिंपल आप लोगों ने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो m1 हमने बात की थी, m1 हमारे पास m/4 बन गया था, ठीक है, और वो रेस्ट पर था, तो हम लोगों ने ऊपर बात की कि उसकी वेलोसिटी 0, सो हम लोग बोलेंगे कि m/4 × 0 प्लस जो दूसरा मास था, हम लोगों ने क्या लिखा था m - m/4 × v², सॉरी v2 नहीं v2,
ठीक है। V2 को हम लोगों ने इस तरह रहने देना है क्योंकि हम लोगों ने V2 को फाइंड करना है। तो जस्ट इट्स अ वेरी सिंपल, आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये जो पहली टर्म है m/4 मल्टीप्लाई 0, ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पीछे हमारे पास आप लोग देख सकते हो स्टेप नंबर 3 में कि हमारे पास सिर्फ बच गया m - m/4 V2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों ने क्या करना है, LCM लेना है। LCM ऑब्वियसली हर एक बंदे को लेना आता होगा। आप लोग इसका LCM लोगे तो आप लोग के पास ये 3/4 V², सॉरी V2 आ जाएगा। मैं बार बार V² कह रहा हूँ लेकिन ये V2 है, ठीक है। 3/4 V² आ जाएगा, फिर V² V2 आएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन को V2 के लिए फाइंड कर लेना, तो आप लोगों के पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी लंबी चौड़ी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सिंपल उसने लॉ ऑफ क्या नाम है उसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो अप्लाई किया, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। सारी कंडीशन सिचुएशन आपको उसने स्टेटमेंट में दे दी हैं, सो इट्स अ वेरी सिंपल। नेक्स्ट MCQ नंबर 161 में कहता है प्लेटी हेलमंथीज आर। तो यार प्लेटी हेलमंथीज हमारे पास ये बायलेटरली सिमेट्रिकल और ये ट्रिपल ब्लास्टिक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 162 में कहता है द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रेश वाटर मुसील। तो यार फ्रेश वाटर मुसील का जो साइंटिफिक नेम है वो है आप लोगों के पास एनाडोंटा ग्रेडियस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 163 में कहता है पोटेमुंगटन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यार बेसिकली ये जो भी है हमारे पास ये हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल है, यानी कि ये वाटर में जो है वो पाए जाते हैं। MCQ नंबर 164 में कहता है डैश स्टिमुलेट्स द फ्रूट स्ट्रिपनिंग। तो बेसिकली ये इथाइलिन होता है, ठीक है। आप लोगों के पास ये हार्मोन्स गिवन होंगे चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है, फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स। तो आप लोग देखें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वहाँ से आया, ठीक है। तो इथाइलिन हमारे पास जो है वो ये फ्रूट्स की रेपनिंग को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 165 में कहता है कंडीशन इन विच द एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड। तो यार जब हमारे पास यूरिन लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो तो उसको हम लोग पोलीयूरिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 166 में कहता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रोड्यूसेस। तो यार बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हमारे पास जो है वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 167 में कहते हैं HIV डिस्ट्रॉय टाइप ऑफ द डिफेंस सेल्स इन द बॉडी कॉल्ड एज अ डैश हेल्पर लिम्फोसाइट्स। तो यार उसको हम लोग जो है वो CD4 सेल्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 168 में कहता है एसिटोबुलेरिया क्रिमुलेटा हैज़ अ डैश शेप्ड कैप। तो यार एसिटोबुलेरिया जो होता है हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो इरेगुलर शेप्ड कैप होती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 169 में कहता है ही कॉन्फाइडेड डैश मी। तो यार ही कॉन्फाइडेड इन मी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 170 में कहता है ही सेड यू नीड नॉट वेट। तो यार कहता है कि चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 171 में कहता है कि विच वन इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो आप लोगों के पास जो है वो जो कोटेशनरी अमाइंस होते हैं ये सोल्यूबल नहीं होते वाटर में, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं और कोटेशनरी नहीं होते। 172 में कहता है द नंबर ऑफ द पीक्स गिवन बाय द इथेन थायोल इन NMR स्पेक्ट्रम। यार ये आप लोगों के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 24 में ये चीज़ें मैंशनड है, ठीक है। वहाँ पर डायग्राम होगी, वहाँ पर इसका भी लिखा हुआ है, बेनजीन का भी लिखा हुआ है, एक दो और कंपाउंड्स हैं उस डायग्राम में ये चीज़ मेंशन है, तो आप लोग इसको वहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास जो इथेन थायोल होता है, तो जब हम लोग इसकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो 3 पीक्स जो है वो शो करता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 173 में कहता है C4H11N गिव्स द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो ये मेटामरिज्म शो करता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 174 में कहता है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैस हैविंग द हाई वॉल्यूम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द अट्रैक्शन। तो हम लोगों ने जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करनी है। तो यार इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि ईजी टू बी लिक्विफाइड, ये तो ठीक है। हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर भी होता है लेकिन वो वाटर में लेस सॉल्युबल नहीं होती, वो हाईली सॉल्युबल होती है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन MCQ 174। नेक्स्ट हमारे पास MCQ क्या कहता है कि विच वन कैन फॉर्म मोर एसिडिक ऑक्साइड्स। तो हमारे पास जो मैंगनीज होता है Mn, ठीक है, वो हमारे पास मोर एसिडिक ऑक्साइड जो है वो बनाता है। MCQ 176 में कहता है हाइड्रेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड द जनरल फार्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन इज़। तो यार हमारे पास बेसिकली अल्काइन बन रहा होता है ना, ठीक है। तो अल्काइन का फार्मूला क्या है, CnH2n-2, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन MCQ 176।
177 में कहते हैं 2 blocks A and B। अब देखो ये उसी तरह का MCQ आ गया। 2 blocks A and B having masses 3 kg and 4 kg are raised to the same height from Earth surface. The ratio of the gravitational potential of the A and B is। तो यार इसमें आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की रेशो बतानी है। तो यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की रेशो बताने के लिए आप लोगों को कम से कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला उसका क्या है हमारे पास, W=mgh। ठीक है, mgh है। अब सिंपल, जी कांस्टेंट है, हाइट उसने बोला सेम है, सो इन दोनों को हम लोग इग्नोर कर लेंगे। पीछे हम लोग सिर्फ इनके मैसेज की बेस पर हम लोग जो है वो इनको वो करेंगे। ठीक है, 3:4। तो अगर हम लोग जो है वो MCQ 177 की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, 3:4। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन MCQ नंबर 177। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 178 में कहता है हीट एंड वर्क आर इक्वलेंट, दिस मीन्स दैट। यार हमारे पास हमें पता है कि हीट और वर्क इक्वलेंट होता है, लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है बेसिकली। तो यार इसका मतलब जस्ट ये है कि हमारे पास टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैन बी इंक्रीज बाय डूइंग वर्क ऑन इट। ठीक है, सो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि हीट एंड वर्क आर इक्वलेंट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग पास कहते हैं द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर पर्टिकुलर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। यार इस फिगर में पहली बात तो ये क्या ऐसा कुछ क्लियर नज़र ही नहीं आ रहा कि लाइक इन्होंने लिखा किया हुआ है, लेकिन बाय द वे फिर भी हम लोग जो है वो इसमें देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो कहता है कि पार्टिकल हैज़ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो नहीं सकती। ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, ये कंप्लीट डेटा है, इससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट हम लोगों ने यही किया कि इस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है ना। हमारे पास जो है वो वेलोसिटी और टाइम का उसने बताया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि इट शोज़ दैट कि पार्टिकल हमारे पास जो है वो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ को आप लोग देख सकते हो। MCQ 180 में कहता है मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आप लोगों के पास जो है वो, अगर आप लोग ऑप्शन बी को देखो डायरेक्टली, कहते हैं एनर्जी ऑफ द एनी स्मॉल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट एट इन स्टैंडिंग वेव्स। तो यार ये ऑप्शन ठीक है इसमें, बाकी तीनों ऑप्शन जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 181 में कहता है द सफ्रानीन स्टेन इज़ सुटेबल फॉर। 181 में आप लोगों के पास जो है वो लिग्निन होता है, जो हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द सफ्रानीन स्टेन। बेसिकली यार ये आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन उठाया गया है। असल में 2019 का ये ईटा टेस्ट है, तो इसमें हमारे पास फुल सिलेबस था, अभी तो रिड्यूस्ड है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लो, समटाइम्स पता नहीं चलता। इस टेस्ट में बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे लोग जो कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको सॉल्व किया, क्योंकि पता नहीं चलता MCQs आउट ऑफ सिलेबस भी समटाइम्स आ जाते हैं। लेकिन बस इसका मैं यही बोलूँगा कि यार आप लोग जो है वो, हाँ नज़र के सामने आए तो उसको कर लो, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोग लाइक आउट ऑफ द वे जाकर MCQ सॉल्व करने की, बस सामने आए तो बस दैट्स इट, देख लो। नेक्स्ट हमारे पास 181 में कहता था 182 में कहता है इन ह्यूमन स्कल द अनपेयर्ड बोन्स आर। ह्यूमन के स्कल्स में हमारे पास जो है वो टोटल 4 अनपेयर्ड बोन होती है। अब वो 4 अनपेयर्ड बोन कौन कौन सी हैं? फ्रंटल, एसिपिटल, एथमॉइड एंड स्फेनॉइड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सिंपल इज़ दैट। ये आप लोग वो 10th में था शायद, वहाँ पर भी आप लोगों ने ये देखा होगा। 183 में कहते हैं फंक्शनली डैश पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी इन नेचर एंड डैश पेयर्स आर मिक्स्ड इन नेचर। तो यार सेंसरी और मिक्स्ड का उसने पूछा है, तो यार आप लोग एक चीज़ अपने पास नोट करके रख लो, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताई हुई है। हमारे पास जो क्रेनियल नर्व नंबर 1, 2 और 7 होती हैं, ये सेंसरी होती हैं। मीन्स सेंसरी हमारे पास सिर्फ 3 होती हैं, 1, 2 एंड 7। मोटर आप लोग देख लो 3, 4, 6, 11, 12, 5 हमारे पास मोटर होती हैं। ठीक है, और 5, 7, 9, 10 ये हमारे पास मिक्स होती हैं, मिक्स 4 होती हैं। सेंसरी 3 होती हैं, मोटर हमारे पास 5 होती हैं और मिक्स हमारे पास 4 होती हैं। अगर आप लोग ऑप्शन सी को देखो 3, 5 एंड 4, तो ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 184 में कहता है DNA फिंगर प्रिंटिंग रेफर्स टू। तो यार हमारे पास ये जो DNA फिंगर प्रिंटिंग होती है, इट रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ द प्रोफाइल्स ऑफ द DNA सैम्पल्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 185 में कहता है ओलिक एसिड इज अ फैटी एसिड विद 18 कार्बन एटम। कहते हैं कि इट ब्रेक्स डाउन इनटू 9 एसिटाइल ग्रुप्स। इट इज़ एसेंशियल दैट
दीज 9 स्टाइल ग्रुप्स वुड जनरेट डैश ATPs मालिक्यूल्स। तो यार ये बुक की सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। 108 ATPs मालिक्यूल्स जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 186 में कहता है हॉर्स टेल्स आर इंक्लूडेड इन क्लास। तो हॉर्स टेल हमारे पास बेसिकली इट इज़ इंक्लूडेड इन क्लास स्फेनोप्सिडा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 187 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इज़ द ओनली मूवेबल पोर्शन ऑफ द स्कल। तो यार हमारे पास स्कल में तकरीबन सारी बोन्स ही जो है वो इमूवेबल होती है, लेकिन हमारे पास जो होती है मैंडिबल, वो एक मूवेबल बोन होती है स्कल में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 188 में कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड बाय। तो यार प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड बाय या फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 189 में कहता है इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू extract dash our own success. Yet it is natural for us to extract at our own success, ठीक है। at our own success, in our own success नहीं होगा, at होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 190 में कहता है बी पेशेंट प्लीज़ चेंज द पैसिव वॉइस। तो यार बी पेशेंट प्लीज़, तो इसमें आप लोगों के पास जो है वो जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगी यू आर रिक्वेस्टेड टू बी पेशेंट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 191 में कहते हैं कंसिडर रिवर्सिबिलिटी इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्कीन्स देन द Kc वैल्यू इज स्मॉलेस्ट फॉर। तो यार हमारे पास जो होता है जो टर्मिनेशन स्टेप होता है उसमें हमारे पास Kc वैल्यू स्मॉल होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 192 में कहता है इथाइलिन डाई अमाइन इंडिकेट इज़। तो यार इथाइलिन डाई अमाइन इंडिकेट इज़। तो यार हमारे पास बेसिकली ये जो है किधर है टेट्राडेंटेट है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले में से उन्होंने उठाया हुआ है, ठीक है। वो हमारे पास टेट्राडेंटेट है, ठीक है। आप लोगों के बेसिकली अगर हम लोग अभी के लिहाज से देखा जाए तो ये आप लोगों के सिलेबस का ऐसा नहीं है, ठीक है। बाइडेंटेट्स डाइडेंटेट्स ये चीज़ें नहीं है। 193 में कहता है एपोक्साइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द आइसोब्यूटाइलिन इज़ फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड द फाइनल प्रोडक्ट इज़। यार जब हम लोग इपोक्साइड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द आइसोब्यूटाइलिन तो उसको फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली 2-मिथाइल 1,2-प्रोपो डाइओल होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन MCQ 184 में कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ द नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द अपीयरेंस ऑफ द परसियम ब्लू कलरेशन इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यार बेसिकली अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखें तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये ब्लू कलरेशन जो है वो हो रही होती है। ऑप्शन ए इज़ को। नेक्स्ट MCQ 195 में कहता है द बॉन्ड एंगल ऑफ द H2S इज लेस देन H2O इट इज़ ड्यू टू। तो यार ये आप लोगों की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। वो वेस्पर थ्योरी वाला जो चैप्टर है, वो थ्योरीज वाला जो चैप्टर है, ये उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो दिस मीन्स दैट आप लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लिया करो कम से कम, और कुछ नहीं। जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी मेन रीजन भी आप लोग देख लो, दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और वो वहाँ पर समटाइम्स न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो आप लोगों न्यूमेरिकल्स भी देखो, समटाइम्स वही रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने का वो भी एक बेस्ट वे है। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल हमारे पास H2S का जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू H2O। तो वो क्यों होता है? इसकी जो आप लोगों के पास मेन रीज़न है ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम, उसकी वजह से जो होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 196 में कहता है द एक्सोक्रोम नॉट कंसर्न विद द मिटानिल येलो डाई। तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, लेकिन अभी इस मरतबा ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लो। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, NH2। MCQ 197 में कहते हैं अ सिस्टम कैन बी टेकन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट P1 V1 टू द फाइनल स्टेट P2 V2 बाय द 2 डिफरेंट मेथड। कहते हैं कि लेट डेल्टा Q एंड डेल्टा W रिप्रेजेंट्स द हीट गिवन टू द सिस्टम। अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ वो जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो चीज़ देखनी है। यहाँ पर देखो उसने बात की हीट गिवन टू द सिस्टम, फिर कहते हैं एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी सेम इन बोथ द मैथड्स। तो यार अगर आप लोग इसमें ऑप्शन डी को देखो, डेल्टा Q जो है वो माइनस डेल्टा W। देखो हमारे पास क्या उसने बोला है, मैंने इससे पहले भी कहा कि साइन कन्वेंशन जस्ट देखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो उसने बात की है कि टू द सिस्टम
हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने वो साइन कन्वेंशन यूज़ करनी है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। MCQ 198 में कहता है एट विच एंगल टू फोर्सेज 2F एंड अंडर द रूट ऑफ 2F मस्ट एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज F अंडर रूट 2। तो यार इसके लिए सिंपल जो है वो आप लोगों को मैं एक रिलेशन बताता हूँ, आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इसको वेरी इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो यार आप लोग अपने पास इसको लिख लो। जो आप लोगों के पास फाइनल वेक्टर होता है R का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 प्लस कॉस ऑफ थीटा, प्लस कॉस ऑफ थीटा नहीं इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। आप लोगों के पास जो फाइनल वेक्टर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। जस्ट सिंपल आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। F1 यहाँ पर आप लोगों के पास 2F है और F2 आप लोगों के पास जो है वो अंडर द रूट ऑफ 2F है। ठीक है, आप लोग जस्ट सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करो और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। दैट इज़ इट। ठीक हो गया। लास्ट में आप लोगों के पास जो है वो कॉस इनवर्स 1 अंडर रूट 2 आएगा, जो कि आप लोगों के पास π/4 के इक्वल होता है। इसमें जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास ऑप्शन ए है, लेकिन इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लो। ठीक हो गया, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। आप लोगों ने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा होगा ना मैथ में, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो बस वो वाला फार्मूला है। MCQ 199 में कहता है कि व्हेन 20 जूल ऑफ वर्क वाज डन ऑन एन गैस, कहते हैं कि 40 ऑफ द हीट एनर्जी वाज रिलीज्ड। कहते हैं कि हमारे पास 20 जूल का हम लोग वर्क करते हैं किसी गैस के ऊपर, उसके रिजल्ट में हमारे पास 40 जूल तो उसकी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। कहते हैं कि फिर इफ़ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वाज 70 जूल, सो व्हाट इज़ द फाइनल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बेसिकली वो तमाम एनर्जी का सम होता है जो कि किसी रिएक्शन में जो है वो हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है वो इस तरह से देखोगे। वर्क डन इज़ डन, पहली बात तो ये कि वर्क डन हमारे पास जो है वो गैस के ऊपर हो रहा है। ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस मीन्स सिस्टम के ऊपर जो है हमारे पास वर्क डन हो रहा है। सो हम लोग इसको लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो मैं इसको आपको सॉल्व अच्छा यार, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में जो साइन कन्वेंशन होती हैं वो लाजमी देखनी होती हैं। अब तो आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला कहता था वो U इक्वल टू Q प्लस डेल्टा Q प्लस डेल्टा FW था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, साइन कन्वेंशन यूज़ किया। आप लोग देखो हम लोगों ने Q के साथ माइनस क्यों पुट किया है। आप लोग अगर साइन कन्वेंशन नहीं पता तो आप लोग पहले बुक से वो देखो। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस में एज सच मुश्किल चीज़ कोई भी नहीं होती। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। हम लोग डेल्टा ओवरऑल इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, फाइनल और इनिशियल की। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस Q प्लस। तो सिंपल हम लोगों ने V फाइनल फाइंड करना है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे और जैसे सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 50 जूल होगा। दैट इज़ इट। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द समिट पॉइंट। तो यार अगर आप लोग जो है वो ऑप्शन सी को देखो। ठीक है, समिट पॉइंट बेसिकली वो हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होती है, उसको हम लोग समिट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वो फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है, तो उस पॉइंट को हम लोग बेसिकली समिट पॉइंट कह रहे होते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है वो फाइंड करने के लिए समिट पॉइंट या समिट हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग ऑप्शन सी को यूज़ करते हैं। ये कॉन्स्टेंट फार्मूला आप लोग इसको याद कर सकते हो। और ये था जी आप लोगों के पास जो है वो ईटा 2019 वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अभी तक आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हो तो एक कमेंट जो है वो लाजमी कर लो। वाकई में सुनकर बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने जो है वो अभी तक जो है वो फॉलो। वैसे वीडियो असल में इस तरह की वीडियोज़ जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती हैं, मैं समझ सकती हूँ कि मैं खुद आधे घंटे से ज़्यादा लेक्चर सुन ही नहीं सकता। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे बर्दाश्त किया तो यार बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। ठीक है, और दूसरी बात है कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो यार, आप लोग मुझे बताओ कि लाइक इसके बाद मैं कौन सा पास पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व करूँ। तो आप लोग जो बोलोगे, अगर एक बंदा ही बोलेगा तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। ठीक है, बस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।